हेलो स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में मैंने आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल्स समझाया था। आज मैं आपको गुडविल समझाने जा रही हूँ। गुडविल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग गुडविल इज अ पॉजिटिव रेपुटेशन ऑफ द फर्म विच गिव्स द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ सुपर प्रॉफिट in case of similar business or similar firms. Okay, as it is given, goodwill is the value of reputation of the firm in respect of profit expected in future over and above the normal profit earned by other similar firms. So the goodwill is generated due to hard work, sacrifices and satisfaction of the consumers, and which gives the special reputation in the market. अगर हम सिंपल शब्दों में बोलेंगे तो गुडविल पॉजिटिव रेपुटेशन है जो कि पार्टनर्स के सेक्रीफाइस, पार्टनर्स के हार्ड वर्क, गुड क्वालिटी ऑफ वर्क, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, आफ्टर सेल सर्विसेज, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रमोट करने की वजह से जनरेट की जाती है। और गुडविल की वजह से अर्निंग कैपेसिटी ऑफ प्रॉफिट इज़ इंक्रीज्ड। जो सेम फर्म है, उन दो सेम फर्म में किसी एक फर्म का प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसका रीज़न उसकी पॉजिटिव रेपुटेशन या गुडविल होगी। अब हम इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करेंगे। फीचर्स इन द सेंस, फर्स्ट वन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। फर्स्ट वन इज tangible assets, another one is intangible assets. Tangible assets which has physical existence and which we can see and touch, but the intangible assets are the assets which we can feel, we can't touch, they are not having any physical existence, जिनका अपना physical existence नहीं होता है, केवल महसूस किया जा सकता है। Second one, does not separate from the owner. Goodwill never be separate from the owner or organization. बिजनेस से अलग नहीं किया जा सकता है गुडविल को। गुडविल जो है या रेपुटेशन जो है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही अटैच्ड होती है। थर्ड वन इज ड्यू टू गुडविल अर्निंग कैपेसिटी ऑफ प्रॉफिट और हायर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट इज देयर। गुडविल की वजह से आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकते हो, सुपर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अट्रैक्टिव फोर्स फॉर द कस्टमर्स विच अट्रैक्ट्स द कस्टमर ड्यू टू बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ड्यू टू आफ्टर सेल सर्विसेज, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और द रीजनेबल रेट्स। इन सब की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रेपुटेशन अच्छी होती है और रेपुटेशन की वजह से गुडविल बनती है। नेक्स्ट वन इज कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस लाइक लोकेशन, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। सो व्हाट हैपन, गुडविल इज ड्यू टू, अब लोकेशन, अगर आप बात करते हैं लोकेशन की, इफ़ द प्लेस इज मार्केट एरिया होगा तो नेचुरली आपका जो बिज़नेस है उसकी अर्निंग कैपेसिटी अच्छी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, ड्यू टू लोकेशन इज़ फेवरेबल फॉर यू। सेकेंड वन, फेवरेबल कॉन्टैक्ट्स, इफ़ द पार्टनर्स आर गुड इन बिहेवियर, उनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं तो आपके कस्टमर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। सिमिलरली ट्रेडमार्क और ब्रांड और पेटेंट, इन सब का भी हम क्यों जाते हैं, हम नेचुरली हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए ही जाते हैं, तो उसका रीज़न क्या होता है, उसका गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होगा। Now I will teach you need for valuing goodwill. Why we need to value the goodwill? हमें goodwill के valuation की क्या आवश्यकता होती है? First one is when the profit sharing ratio is going to be changed. अगर जो existing firm है उसके partners आपस में profit sharing ratio को change करना चाहते हैं तो हमें goodwill का valuation करने की ज़रूरत होगी। Second one, when the new partner admits in the firm, जब कोई भी नया पार्टनर फर्म में एंटर होगा तो उसका शेयर निकालने के लिए बाकी के पार्टनर्स को या रिमेनिंग पार्टनर्स शुड हैज़ टू सेक्रीफाइस देयर प्रॉफिट्स, तो उस कंडीशन में भी आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। थर्ड वन इज़ व्हेन एनी पार्टनर इज़ रिटायर्ड और डेथ ऑफ अ
पार्टनर, किसी भी पार्टनर की डेथ के केस में या रिटायरमेंट के केस में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बढ़ जाएंगे और जो जाने वाला पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करके जाएगा, इसलिए क्या होगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। यहाँ मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, व्हेन एनी पार्टनर कम्स into the firm, he brings the amount of goodwill for share of profit। कोई भी पार्टनर फर्म में आने के समय अपनी फर्म के प्रॉफिट शेयर के लिए जो कंफर्म करेगा उसके लिए वो गुडविल लेकर आएगा, और फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज़ में शेयर लेने के लिए वो कैपिटल लेकर आता है। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, फोर्थ वन इज पार्टनरशिप फर्म सोल्ड। इन केस ऑफ फर्म इज गोइंग टू बी सोल्ड, कोई रनिंग बिजनेस है और उस पार्टनरशिप फर्म को किन्हीं रीजन से सेल किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में नेचुरल सी बात है कि जो फर्म के पार्टनर्स होंगे वो कैपिटल के बराबर तो परचेज कंसिडरेशन नहीं लेंगे। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है जितने में आपका बिजनेस सेल किया जा रहा है वो अमाउंट। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कैपिटल, और जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो गुडविल होगा। तो उस केस में क्या होता है कि कोई भी फर्म जब सेल की जाएगी तब भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। नेक्स्ट वन, व्हेन टू फर्म्स आर अमलगमेटेड और मर्ज्ड। जब दो पार्टनरशिप फर्म्स को मर्ज किया जाता है, अमलगमेट किया जाता है, तब उस कंडीशन में भी फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। एंड when the partnership firm is converted into the company, जब पार्टनरशिप फर्म में कैश की रिक्वायरमेंट कम हो, कैश की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, या बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो उन सारे ही केसेस में क्या होगा, कंपनी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। तो पार्टनरशिप को कंपनी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। After teaching the need of the valuation of goodwill, I will teach you about the factors affecting the goodwill. What are the factors which affects the value of the goodwill? First one, efficient management. When the management is efficient, it gives the positivity or reputation is good in the environment. So it is increases the गुडविल ऑफ द फर्म। उसमें कर्मचारियों से भी हो सकता है, एम्प्लॉयज़ से, कस्टमर्स से, फर्म के रिलेशंस अच्छे होंगे तो गुडविल अच्छी होगी। ये सब डिपेंड करता है मैनेजमेंट के हाथ में। सेकंड वन, फेवरेबल कॉन्टैक्ट्स। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, फर्म के कॉन्टैक्ट्स अच्छे होंगे तो सेल ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और रेपुटेशन मार्केट में अच्छी होगी। इन दैट सिचुएशन फेवरेबल कॉन्टैक्ट्स वर्क्स। फेवरेबल लोकेशन, फेवरेबल लोकेशन मीन्स अगर मार्केट कंडीशन में है और आप देखो एक कॉलोनी में या स्ट्रीट में कहीं है, तो उस बिज़नेस के कंपैरिजन में मार्केट कंडीशन में, मार्केट लोकेशन पर जो बिज़नेस होगा उसकी गुडविल और रेपुटेशन दोनों ही चीज़ें अच्छी होंगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वन, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस मीन्स व्हेन द बिजनेस रन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड, द रेपुटेशन और उसका जो एक सर्कल बन जाता है, कस्टमर्स फिक्स हो जाते हैं और कस्टमर्स कंटिन्यूसली उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से ही बिजनेस से, या आप ये कहेंगे कि उसी एंटरप्रेन्योर से गुड्स परचेज करेंगे, तो उसकी वजह से भी गुडविल इफेक्ट करती है। एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट, हम बिना पूछे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को ले लेते हैं, उसमें कहीं कोई बार्गेनिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो उसकी वैल्यू को जस्टिफाई कर रहे हैं, वो क्वालिटी प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट में हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो पेटेंट के भी फैक्टर, जो पेटेंट फैक्टर है वो भी गुडविल पर वर्क करेगा। नेक्स्ट वन, क्वालिटी। इफ़ द फर्म हैज़ टू प्रोवाइड द क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो तो नेचुरली आपकी गुडविल और रेपुटेशन मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वन, पास्ट परफॉर्मेंस। इफ़ द बिजनेसमैन, जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी फर्म के वर्कर्स हैं, उन सब की पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उनका जो बिहेवियर रहा है, उन्होंने कभी किसी के साथ चीट नहीं किया है, क्वालिटी प्रोडक्ट दिया है, रीज़नेबल रेट पर दिया है, और जब जब ज़रूरत हुई है कस्टमर को हेल्प किया है, तो उनकी गुडविल इफेक्ट करती है। नेक्स्ट वन, एक्सेस टू सप्लायर्स। सप्लायर्स उन्हीं फर्म्स को
मटेरियल सप्लाई करने के लिए रेडी होते हैं जिनकी गुडविल अच्छी होती है। अगर सप्लायर्स को ऑन टाइम पेमेंट किया जाता रहेगा तो उनके व्यूज़ बाकी मार्केट में भी आपकी रेपुटेशन को बढ़ाते हैं। मार्केट सिचुएशंस में ये हो सकता है कि अगर आपका प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो आपके डिमांड के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने से आपकी गुडविल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। एक्सेस प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देती है। रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस, जिस बिजनेस में रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा वहाँ गुडविल कम होगी, और जहाँ रिस्क फैक्टर कम होगा वहाँ गुडविल ज़्यादा होगी। नेचर ऑफ बिजनेस में आपके बिजनेस का नेचर कैसा है, उसमें आप कंज्यूमर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कैपिटल गुड सेल कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि जैसा नेचर ऑफ बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग डिमांड कम और ज़्यादा होती है, और डिमांड के बेसिस पर ही आपका प्रोडक्ट सेल होगा और प्रॉफिटेबिलिटी इफ़ेक्ट करेगी। अदर फैक्टर्स में हो सकते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज हो सकते हैं, गारंटी और वारंटी के मैटर हो सकते हैं, इन सब मैटर्स को होम डिलीवरी हो सकता है। ये सारे रीज़न होते हैं जो कि फर्म की गुडविल को इफ़ेक्ट करते हैं। Now next topic is classification of goodwill. Classification of goodwill, we can say first one, classification of goodwill. There are two types of goodwill. First one is purchased goodwill. Second one is self-generated or non-purchased goodwill. So I will write first one. Non-purchased or self-generated goodwill. Now I want to tell you that self-purchased goodwill means, अगर आपको ध्यान हो हमने ओपनिंग एंट्रीज़ की थी क्लास 11th में। जब हम ओपनिंग एंट्रीज़ करते थे तो उस समय हमारे पास क्या होता था, एसेट्स प्लस गुडविल इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसे हम यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन मान सकते हैं। तो जब भी हमारा लायबिलिटी प्लस कैपिटल ज़्यादा होता था कंपेयर टू एसेट्स, तो बैलेंसिंग फिगर में हम इसे क्या निकालते थे, गुडविल निकालते थे। तो ये गुडविल जो परचेज़ की जाती है, जब भी किसी का एक रनिंग बिजनेस होता है और उस रनिंग बिजनेस को परचेज़ किया जाता है, और उस समय पर आपके एसेट्स और लायबिलिटी का डिफरेंस जो बेसिक इक्वेशन है उसके हिसाब से क्या होता है, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ ही होगा बेसिक इक्वेशन के हिसाब से, बिकॉज बेसिक इक्वेशन इज एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जब हम इसे आपके इक्वेशन पैटर्न पर जाएंगे तो उसमें हो जाएगा क्या, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। लेकिन जब कैपिटल आपकी ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो गुडविल होगा। तो बिज़नेस जब भी परचेज़ किया जाएगा तो परचेज बिजनेस में गुडविल परचेज़ की जाती है, जो कि ऑलरेडी रनिंग बिजनेस को परचेज़ कर रहे हैं। तो जो पिछले बिजनेसमैन की रेपुटेशन है, जो उसकी एफर्ट्स हैं, उन सारे एफर्ट्स का यहाँ पर आपको पेमेंट इन फॉर्म ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। सेकंड होगा नॉन परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नॉन परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होगी जहाँ पर कि बिजनेसमैन खुद अपना एक बिज़नेस लॉन्ग टर्म तक रन करेगा और अपनी मार्केट में रेपुटेशन तैयार करेगा, उसे हम बोलेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नाउ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन के कितने मेथड्स हैं?
3 मेथड्स हैं इसमें। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम एवरेज के बेसिस पर गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। एवरेज प्रॉफिट का जो एवरेज निकलेगा उसके 2 टाइम्स और 3 टाइम्स और वॉट एवर दे आर गिविंग इन द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू सॉल्व इट। फर्स्ट वन इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ होगा उस प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हैं उससे डिवाइड करके, और जितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करके गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। नेक्स्ट में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो जो जितने नंबर ऑफ ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है उसके साथ ही क्वेश्चन में वेटेड असाइन किए हुए होंगे और उन वेट्स के बेसिस पर हम टोटल प्रॉफिट को, जो प्रोडक्ट आएगा, उसे नंबर डिवाइडेड बाय वेट करते हुए वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और वेटेड प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फिर से नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, और गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड, सेकंड वन। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट और जो कैपिटल अर्न की जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, उससे जो रेट ऑफ रिटर्न से अर्निंग होगी उसे नॉर्मल प्रॉफिट मानते हुए दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। और ये चीज़ मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेशन करके समझाऊंगी प्रैक्टिकल पार्ट में। कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सेकंड पार्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। जो दोनों हमने ऊपर वाले एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट निकाले हैं उन्हीं को जस्ट अपोजिट करेंगे कैपिटलाइजेशन के लिए इनटू 100 और अपॉन रेट करते हुए हम इन दोनों ही मेथड्स का फर्दर एक्सटेंशन हम यहाँ पर करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब मैं आपको इसके एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी। नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। Calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of average profit of the preceding 5 years, which were as follows. They have given the 5 years profits year ended 31st March 2020. Profits are 8 lakh rupees. 31st March 2019 15 lakh. 31st March 2018 profits 18 lakh. 31st March 2017 losses 4 lakh rupees and 31st March 2016 profits were 13 lakh. As per the question, given information is on the basis of these years profits are 8 lakh, 15 lakh, 18 lakh, 4 lakh loss and 13 lakh. Either we will write loss here or we will make it in bracket. सो इट शोज़ द नेगेटिव। इसमें हम ये नहीं करेंगे कि 5 की जगह हम 4 लेंगे, हम टोटल 5 से ही डिवाइड करेंगे और टोटल करते समय हम इस लॉस को माइनस कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट 8 + 15 + 18 + 13 lakh - 4 lakh, इट मीन्स हमें 54 lakh - 4 lakh करना था। हम उसे इस तरह नहीं करके हम नेट लिख देते हैं 50 lakh rupees। ओके, आफ्टर दिस इज द टोटल प्रॉफिट। ये क्या हो गया आपका टोटल प्रॉफिट। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला व्हाट वी हैव टू डू, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 ईयर्स होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टोटल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 50 lakh rupees डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। ओके, सो इन दैट केस 10 lakh rupees आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, एवरेज प्रॉफिट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द गुडविल। गुडविल वैल्यू करने के लिए हम लिखेंगे
goodwill equals to average profit into number of years purchases. ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 years परचेज दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट है अपना 10 लाख रुपीज इंटू 3, इट मीन्स वैल्यू ऑफ 30 lakh rupees. ओके, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ द गुडविल. इट्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है. एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है. एवरेज प्रॉफिट में अगर किसी ईयर में लॉस दिया हुआ है तो लॉस को डिडक्ट कर देंगे. रिमेनिंग एवरेज प्रॉफिट के लिए हम लेंगे 50 लाख रुपीज़ टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5 एंड दैट इज 50 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 5. आंसर हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट 10 लाख रुपीज़. 10 लाख रुपीज़ आपका एवरेज प्रॉफिट है और गुडविल के वैल्यूएशन क्वेश्चन में गिवन है कि परचेज ऑफ 3 years. तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट 10 लाख इंटू 3 परचेज ईयर्स से मल्टीप्लाई करके 30 लाख रुपीज़ गुडविल की वैल्यूएशन आ जाएगी. नाउ विल टेक वन मोर क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू द पास्ट एडजस्टमेंट्स. एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही हम अगला क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे और उन एडजस्टमेंट्स को हमें एडजस्ट करना होगा और उसके बाद नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट होगा, उसके बेसिस पर हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज दिव्या परचेज ज्योति's बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2020. प्रॉफिट शोन बाय ज्योति's बिजनेस फॉर the last 3 financial years were 2017-18 1 lakh rupees, including an abnormal gain of rupees 12,500. 2018-19 1,25,000 after charging an abnormal loss of rupees 25,000, and 2019-20 1,12,500 excluding rupees 12,500 as insurance premium on firm's property now to be insured. Calculate the value of firm's goodwill on the basis of 2 years purchase of average profit of the last 3 years. Now this is the solution of the question number 2. As per given in the question, year 2017-18 1 lakh rupees profit, 2018-19 1,25,000 rupees profit, 2019-20 profit is 1,12,500. Now what are the adjustments they have given in the question? 12,500 abnormal gain is included in that and 25,000 abnormal loss is included in this profit 1,25,000 में, और 12,500 जो इंश्योरेंस अमाउंट था वो इंक्लूड नहीं किया हुआ है इसमें. तो ये सारे हमारे जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको हम कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि 1 लाख प्रॉफिट था. एबनॉर्मल गेन इज़ नॉट अ पर्टिकुलर रेगुलर एक्टिविटी इन द बिजनेस, क्योंकि ये हमारा रेगुलर एक्टिविटी नहीं होगा. तो हम इसे प्रॉफिट में जो ऐड किया हुआ है उससे वापस माइनस कर देंगे. तो उसमें हमारा जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा वो कितना होगा, 87,500 रुपीज़. सिमिलरली फॉर 2018 एंड 19 1,25,000 प्रॉफिट है और एबनॉर्मल लॉस माइनस किया हुआ है 25,000, जबकि एबनॉर्मल लॉस को आप नॉर्मल नेट प्रॉफिट से माइनस नहीं कर सकते. तो इस केस में हम इसे ऐड कर देंगे. इट मीन्स 1,50,000 आपका इस ईयर का प्रॉफिट हो जाएगा. अब थर्ड ईयर में 1,12,500 प्रॉफिट है और 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम है विच इज़ एक्सक्लूडेड, जबकि ये माइनस होना चाहिए. तो हम क्या कर देंगे, नॉर्मल एक्सपेंस है माइनस कर देंगे. तो ये हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपीज़. क्लियर. नाउ टोटल प्रॉफिट. अब टोटल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट फॉर 3 years जो होगा वो हो जाएगा
500 7 3 3,37,500. After this, we have to find out the average profit. Average profit के लिए हम क्या करेंगे? Total profit upon number of years. Number of years. Number of years के लिए हमारा कैसे होगा? 3,37,500 upon 3. It means 1,12,500 rupees is your average profit. Okay. Now we will calculate the goodwill amount. Goodwill equals to average profit into 2 years purchase. So in that case, 1,12,500 into 2 equals to 2,25,000 is the amount of goodwill. Is it clear? Now this is the amount of goodwill. Again, I am going to explain the thing once again. Years are given, profit is given, adjustments are given, and we have to find out the adjusted profit. So in that case 2017-18 1 lakh रुपीज़, 1 lakh में आप एबनॉर्मल गेन को प्लस नहीं कर सकते थे, इसलिए डिडक्ट करोगे 87,500 आ जाएगा. 2018-19 में 1,25,000 प्रॉफिट है, इसमें आपने एबनॉर्मल लॉस माइनस कर दिया था विच इज़ नॉट डिडक्टेबल, जो कि एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस नहीं होता है. तो इस केस में आपका प्रॉफिट लॉस ऐड होते ही 1,50,000 आ जाएगा. 2019-20 के लिए 1,12,000 में जो जनरल इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, इट शुड बी डिडक्टेड. तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख रुपीज़. ओवरऑल 3 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा. एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 1 2 3 ईयर्स हैं, 3 से डिवाइड कर दोगे, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. गुडविल वैल्यूएशन के लिए एज पर गिवन इन द क्वेश्चन 2 इयर्स परचेज, तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को 2 इयर्स परचेज कर देंगे. 1,12,500 इंटू 2 दैट इज 2,25,000 अमाउंट ऑफ द गुडविल.